दरअसल चुनाव लोकतंत्र का वो सूरज है जो आम आदमी के अधिकारों की मुनादी के लिए रोज उगता है, लेकिन दरअसल रोशनी कमोबेश ही जमीन पर पहुंच पाती है। ये एक ऐसा सच है जो हमेशा सबको परेशान कर देता है, लेकिन आवाम फिर इसी उम्मीद से चुनाव में वोट करती है कि शायद इस बार चुनाव का ये सूरज पूरी रोशनी जमीन तक पहुंचाएगा और उनके अधिकारों की मुनादी पुख्ता होगी। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज। ये खुदी हुई सड़कें विकास के नए प्रतिमान गढ़ रही हैं और विकास को दरअसल नक्काशी की तरह गढ़ा जा रहा है, लेकिन इस नक्काशी का फायदा आम जनता तक पहुंचने में समय लग रहा है। यही समय है जो जनता को परेशान किए देता है, लेकिन जनता है कि सब्र का मीठा फल चखने को बहुत अरसे से बैठी है। शायद इस बार फिर चुनाव है और उम्मीद है कि सब्र का ये मीठा फल वो चख ले और वक्त का इंतजार उसे हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव फिर आएगा, चुनाव फिर आएगा और चुनाव फिर आएगा। बाबा साहब के आदर्शों पर हर एक पार्टी वोट चाहती है, लेकिन गरीब को मजबूत करने की उनकी जो सोच है वो बड़ी कमजोर नजर आती है, क्योंकि जब चुनाव बीतते हैं तो गरीब ही रह जाता है। हम इस समय मौजूद हैं फिल्लौर विधानसभा में, जहां पर अकाली दल प्रत्याशी बदलता रहा लेकिन हैट्रिक मार गया। इस बार प्रत्याशी नहीं बदला गया है, कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं बदला है, लेकिन मुकाबला कड़ा है। फिल्लौर के मतदाताओं से जानेंगे कि इस मुकाबले से आखिर जब चुनाव बीत जाएगा उनको क्या मिलेगा और पहले क्या मिला है। क्या नाम है आपका? सतनाम। सतनाम जी, क्या उम्मीदें हैं फिल्लौर की कि ये पूरी होनी चाहिए और ये ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है फिल्लौर के लिए? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਇਸ ਏਰੀਏ में। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। आपका नाम बताइए। सुरजन दास। सुरजन जी, क्या उम्मीदें हैं फिल्लौर की जो पूरी होनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है फिल्लौर में? देखो गल है कि फ्लोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 3-4 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 2-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਟਕ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, पर नहीं। और अब क्या चाहते हैं कि क्या ऐसा हो? चुनाव में सब राजनीतिक दल वादे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, तो क्या लगता है आपको कि कोई है ऐसा जो पूरा कर पाए? इस वेले सारे हाँ जी करी जाना। इलेक्शन तो बाद पता नहीं कौन करता कुछ नहीं करता, ये किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। एवं ऐसे कहिए कोई नहीं करता एवं। आपका नाम क्या है? मनोहर लाल बिट्टा जी। आप यहाँ पे पंच हैं? साबका पंच। अच्छा, क्या राजनीतिक दलों से क्या इच्छा है कि ये पूरा हो जाना चाहिए? ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ BSP ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। और क्या ज़रूरत है फिल्लौर की कि भाई ये ऐसी ज़रूरत है जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है और कई दिनों से फिल्लौर इस इंतज़ार में है कि ये पूरा हो जाना चाहिए? ਦੇਖੋ ਬਾਬੂ ਸੁਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬੂ ਸੁਰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। साड़ा सब तो बड़ा जो मेन मसला ही। तो आपको लगता है कि वर्कर कहीं का नहीं रहता अगर दल बदलने से उसको उसका ईमान ऐसा लगता है कि भाई हम ठगे गए हैं, हम कहाँ जाएं, अब ये नया कोई नई ड्रेस पहन के ये नया आदमी आ गया है। देखो बात ये है
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਖੰਭਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ SDO ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो कैसा लगता है आपका खंबा नहीं बदल पाता गली का 50 फोन करने पे, और जब राजनीतिक दलों के लोग झंडा लेके निकलते हैं आपकी गलियों से वोट मांगते ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੇਨ ਆ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਯਾਤਰਾ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੰਭਾ ਕਿੰਨਾ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SDO ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? सर लेखराज पंच। लेखराज जी, क्या समझते हैं कि राजनीतिक दलों को इतनी प्रतिबद्धता आम आदमी के प्रति रखनी चाहिए कि जो वादे कहे जाएं उनको कम से कम चुनाव के बाद पूरा कर दिया जाए? हाँ जी, वो तो वादे जो किया वो तो पूरा करने चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि वादा किया कुछ कुछ तो दिया कुछ भी नहीं। ना कोई एम्प्लॉइज़ है, ना कोई नौकरी है, ना कोई वास्ता। जो जाते हैं तो बस लारे लगा देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। आपको कुछ कहना हो तो राजनीतिक दलों से क्या कहना चाहेंगे? जो वादे करते हैं वो पूरे होने चाहिए। कम से कम 80% तो होने चाहिए ना। 100 तो नहीं करेंगे, 80 तो करने चाहिए ना। जैसे केजरीवाल कहता मैं 1000 दूंगा, कोई कहता मैं 2000 दूंगा, कौन देगा? कहाँ से देगा? 3 लाख करोड़ तो ऑलरेडी पहले ही पंजाब पे कर्जा है। किस्त देने के लिए तो उसको उधारी से लेना पड़ता है, तो आगे कहाँ से देंगे ये लोग? नौकरी की कोई बात नहीं करता, भाई नौकरी देंगे। भिखारी बनाने के लिए बात करते हैं, मुझे पंजाब के लोग भिखारी बने रहें बस। देखिए, जो कर्जा है या जो ऊपर की बड़ी बड़ी बातें हैं वो अब आम आदमी को समझ आने लगी है। ये लेखराज जी बता रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है, तो ये पता है इन्हें। अब मुफ्त में कहाँ से दिया जाएगा, इस पर भी इनका सवाल है। तो फिर लोग तो आकर्षित होते हैं इन मुफ्त की घोषणाओं पर। नहीं सर, अब की बार कोई नहीं ऐसे होगा। जो एक आदमी घर का मुलाजिम बन जाए, नौकरी पेशा बन जाए, वो 10 आदमी को खाना दे सकता है, परिवार को। लेकिन 1000 में क्या देगा? 1000 में क्या आएगा, क्या नहीं? 200 रुपये तो तेल हो गया, पेट्रोल कितना महंगा है, गैस कितना महंगा हो गया, तो कहाँ से देगा वो? ये 1000 दे भी दिया तो एक औरत का 1 सिलेंडर आएगा महीने में। कर सिलेंडर से थोड़ी खाना खाएगा वो, कहाँ से खाना खाएगा? तो आपको लगता है ये जो घोषणाएं महज चुनावी है, इनका कोई आधार नहीं? महज चुनावी है। मोदी जी ने भी कहा था 15 लाख दूंगा मैं, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसको मिली? कहाँ मिली? अब वही वादे कर रहे हैं, मैं तेरे को 10,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, कहाँ से दे गए वो लोग? 1 लाख करोड़ में कहता है नया पैकेज दूंगा। तो पहले भी 5 साल उसकी सरकार थी, उसने उस वक्त क्यों नहीं दिया? सेंटर में तो उसकी सरकार थी ना। ये पैसा देना था सेंटर का, आम लोगों का, ये टैक्स का पैसा है ना। कोई अपने घर से तो देना नहीं, किसी ने भी नहीं, कोई भी राजनेता हो, किसी ने घर से नहीं देना है। जो हमारा टैक्स जाता है उसी से देता है। हर एक इंसान जब सुबह उठता है तो वो चाय पीता है तो उस पर भी टैक्स देता। तेल पे कितना 40% टैक्स है, कितनी GST, कितनी दूसरा है। ये 45 रुपये डीजल पेट्रोल मिल सकता है, ये टैक्स ना पूरा डाला जाए। क्या कहना चाहते हैं कि ये वोट पड़ता है और वोट का हक आम आदमी को मिलना चाहिए? वोट का हक तो आम आदमी को मिला ही है। आम आदमी वोट डाल रहा है, तो ये पहले तो सबसे शुक्राना भीमराव अम्बेडकर जी का करते हैं, जिन्होंने हमें वोट देने का अधिकार दिया है। उन्होंने जो भी कहा है, आज की राजनीतिक पार्टी कोई भी पार्टी हो वो उस पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने पढ़ाई पर जोर दिया, भी हमारे जो भी युवा हैं, जो भी हैं, वो पढ़ लिख जाएं ताकि कोई अपना आगे का आगा पीछा सोच सकते हैं, वो अपना बुरा भला सोच सकते हैं। लेकिन हमारी आधे से ज़्यादा जनता तो अनपढ़ रह चुकी है। हमारे कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी जो भी हमारी यूनिवर्सिटी तक हैं, वो भी आज कर्जे में डूबी पड़ी है।
पीयू को देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो, वो धरने लगा रहे हैं। जहाँ पे एक गरीब आदमी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो सरकारी स्कूल में स्टाफ नहीं है, अगर स्टाफ नहीं है तो वो पढ़ेगा क्या। आज हमारे यहाँ ये हमारा जो गांव है, यहाँ पे 90% आबादी जो है ऐसी बरादरी की है, ठीक है। और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इतने हक लेकर दिए हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएं तो अफसर बन सकते हैं। ऑलरेडी अफसर बनते हैं, उनके लिए रिजर्व कोटा है, लेकिन जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो अफसर तक कहाँ पहुँचेंगे। 90% की ऐसी आबादी है हमारे गांव में, और अगर आप सरकारी जॉब देखेंगे तो 10% भी नहीं निकलेगी। तो इतनी सारी समस्याएं यहाँ पर हैं, तो आपको कैसे लगता है कि जो एक सपना दिखाया जा रहा है कि एक चमकता हुआ पंजाब होगा और लहलाते हुए खेत होंगे और एक पंजाब का वो जो दौर था वो लौट के आएगा दोबारा, जहाँ पर हमेशा एक चमक होगी, एक खुशहाली होगी। देखिए, जो पहले जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह के राज में पहले जब कोई धर्मशाला गुरुद्वारा खोलना होता है तो उससे पहले एक स्कूल की लेनी पड़ती थी मंजूरी। कोई अगर मंदिर नया मंदिर बनाता था तो उससे पहले उनको स्कूल बनाना पड़ता था। अगर कोई मस्जिद बनाता था उससे पहले उनको स्कूल बनाना पड़ता था, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएं। आज भी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो महाराजा रणजीत सिंह के राज्यों को फॉलो करके वहाँ पे टाइम पे पाबंद है। जहाँ जब विदेशों में भी ये घड़ी का प्रयोग आविष्कार नहीं हुआ था, और हमारे पंजाब में ये जो एक एक गांव है वो इतना पढ़ा लिखा और एजुकेशन था, वो अपने हकों को और अपने समझों को जानता था। ये आप चाहे जो भी है गूगल पे सर्च कर सकते हो और चाहे नेट पे यूज़ करते हो। जब से देश आज़ाद हुआ है 70 साल हो गए हैं, तब से पंजाब बने को पंजाब सूबा जो अलग हुआ है 1966 में सूबा अलग हुआ था, तब से भी ये दो पार्टियां राज कर रही हैं, एक कांग्रेस और एक अकाली और बीजेपी की सरकार भी रही है पिछले 10 साल। जो सेंटर में भी सरकार थी तब से भी अकालियों ने कुछ नहीं यहाँ पे किया। कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज जो भी है वो कर्जे में डूबे हैं, बिल्कुल स्टाफ सरकारी स्कूलों में नहीं है। अगर किसी ने भी काम किया होता तो आज ऐसी बरादरी के जो बच्चे हैं जिन्हों के रिजर्वेशन भी है, वो आज बड़े बड़े अफसर होते और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे होते। जहाँ पे अगर हम हमारे बच्चों को सारे दिन, जो यहाँ के पेरेंट्स है, एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, प्राइवेट स्कूल में लाना पड़ता है तो वो पढ़ाने में असमर्थ हैं। जो दिहाड़ी दप्पा करने वाले मजदूर हैं, जो एक दिन 1000 रोक 500-700 एक दिन में कमाते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं भर पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो हमारे बच्चे हैं, अगर जो माँ बाप दिहाड़ी करते हैं तो वो भी वही दिहाड़ी का काम करने लगते हैं। मेन प्रॉब्लम एजुकेशन की है और उससे बड़ी प्रॉब्लम है जो स्वास्थ्य की। तो अब बदलाव कैसे होगा, क्या लगता है आपको? बदलाव तो देखो, जिन सबको देख लिया उन्होंने तो बदलाव कुछ किया नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि अगर चलो केजरीवाल का नाम लेते हैं, जो वे हम चेंजेस लाएंगे, बदलाव लाएंगे, हम कहते हैं कुछ भी ना करे, दो चीज़ें हमें, एक हॉस्पिटल दे दे, एक हमारी एजुकेशन दे दे। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो अपना रोजगार सब कुछ खुद ब खुद बदल देंगे। जहाँ एजुकेशन मिल जाएगी, बच्चों को पढ़ने लिखने लेंगे, तो स्वाभाविक है, जो तो आप भी समझ सकते हो कि आने वाले 10-20 सालों में बच्चे, जो आज की जो नई पीढ़ी है, वो पढ़ लिख जाएगी। तो वो काम हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना हमारे लिए कर दिया है कि उन्होंने रिजर्वेशन कर दी है। हमारे बच्चे अगर पढ़ गए तो हमें नौकरियां मिल जाएंगी, और अगर नौकरियां मिल गई तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात जो चिकित्सा की है, मेडिकल की है, अगर आज हमारे यहाँ पे जो हालात हो चुके हैं, अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल स्कूटर पे जाकर किसके चोट लग जाती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ता है ना, तो बंदे की फिक्र कम होती है, उसके जो खर्चा आता है उसकी फिक्र ज़्यादा होती है। अगर बंदा बच भी जाए ना तो उसके ऊपर कर्जा ही इतना चढ़ जाता है कि वो सारी उम्र उठ नहीं पड़ता। मेडिकल की व्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है। आयुष्मान, जिन्होंने मेडिकल कार्ड भी बनवाए, आयुष्मान कार्ड भी बनाए, बीमा योजना बनाई, ये सभी के पास होगी, और इन सब के पूछ लो किसी का फ्री इलाज हुआ हो। हमारा जिस्म कागज का, हमारी जान कागज की है, हमारी तो बस यारो दास्तान कागज की, तुम्हारा धंधा दिया सलाई का, हमारी दुकान कागज की। दरअसल इसमें दिया सलाई राजनीति है, और जो कागज है वो अवाम है। वो रोज़ जलता रहता है
और ये दिया सलाई उसे रोज़ाना जलाती रहती है, लेकिन ये रिश्ता है कि कमज़ोर नहीं होता है और हमेशा इसी उम्मीद पर कागज़ जलता है कि दिया सलाई एक दिन उस पर विकास की इबारत लिख पाएगी, लेकिन ये विकास की इबारत महज इंतजार में है। राजनीति से क्या होना चाहिए? ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੜੇ ਚਮਕਾਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਸ਼ੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਕੂਲ ਰੰਗ ਕਰਤੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਨ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ। दस साल अकाली दल का राज 2007 तो 2017 और 10 साल जो अकाली दे राज होया वो किसी तो लुकिया नहीं। हर किस्म का जिहड़ा माफिया उन्हां दे राज विच पंजाब दे विच आया है। माफिए तो भी वड्डा जड़ा कलंक अकाली दल ते अज लगा वो जिहड़ी ये लोग अपने आप को हमेशा सिख कौम पंथ दे राखा दा अपने आप को खिताब दिंदे सी, पर इन्हां ने पंजाब दी शांति भंग करन लई पंजाब विच एक खौफ पैदा करने लई ऐसी इन्होंने अपने राज गुंडागर्दी की। इन्होंने अपने राज दे विच साडे सूबे दे 70% नौजवान 70% नौजवान जिहड़ा कि इन्होंने आप हाई कोर्ट दे विच सरकार वालों लिख के दिता कि 70% पंजाब का नौजवान नशा ले रहा है।
ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰ, ਦਮਨਵੀਰ ਫਲੌਰ। ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ईडी महकमे को जब्त ने, तो ये लोग मनने जाते हैं। पंजाब के चुनावी घमासान में इस समय हम मौजूद हैं फिल्लोर विधानसभा में। दोआबा की इस सीट पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा दोआबा की इस सीट पर पहुंच रहा है, जहां पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत हो रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विक्रमजीत सिंह चौधरी। दावेदारी मजबूत हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को घोषित किया गया है और दोआबा की फिल्लोर विधानसभा पर ये दावेदारी इसीलिए मजबूत हो रही है। कैसे देखते हैं इस दावेदारी को और क्या ठान रखा है मन में कि दोआबा से अगर सीट निकलती है तो वो मिलेगा फिल्लोर को, जो फिल्लोर को बहुत वर्षों से चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की पंजाब में जो सरकार थी, उस सरकार में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का दौर चला है। और आज आप पंजाब के किसी भी कोने में चले जाइए और वहाँ आपको दिखेगा कि डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है। विकास के साथ साथ आज जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज को हमारे मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी जी को दिया है, उससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। आज से पहले जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री बने, उनमें से मैं कहना चाहता हूँ कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे लीडर हुए हैं जो बहुत थोड़े समय में अपना बहुत पॉपुलैरिटी उनको मिला है। और पॉपुलैरिटी उनको मिला है उनके काम के और उनके काम करने के स्टाइल से। 100 दिन में जिस मुख्यमंत्री ने 100 मसले हल किए हों, आज पंजाब का वोटर चाहता है कि सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को दोबारा से मौका मिले, 5 साल का समय मिले ताकि वो पंजाब की बेहतरी के लिए काम कर सकें। विधायक बने तो क्या ठान रखा है मन में कि ये पूरा ही करना है? देखिए, हर विधायक का एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रोड मैप होता है और हमारी भी एक आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने पे हमने भी सोचा है कि हमारे इलाके में क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हमारे को लानी है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे इलाके के लिए हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाना चाहते हैं, हम यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज लाना चाहते हैं और हम यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का खेड स्टेडियम लाना चाहते हैं। और हमें हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने ये आश्वासन दिलवाया है कि आने वाली कांग्रेस की सरकार बनती है तो आने वाली सरकार में इन तीनों जो हमारी ज़रूरत है इलाके की, उसको पूरा किया जाएगा। हमें पार्टी ने पहले भी पिछले 5 साल में यहाँ सेवा करने का मौका दिया है और हम पिछले 5 साल में फिलौर हल्के के लिए तकरीबन 300 करोड़ की डिफरेंट ग्रांट्स लेकर आए हैं, जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट फिलौर में हुआ है और आज लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि आज चन्नी जी को लोग दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की जो एक सेकुलर पार्टी का जो इमेज है, उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं और हमें पूर्ण आस है कि आने वाली 20 तारीख को यहाँ के वोटर कांग्रेस को चुनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अकाली दल हैट्रिक मार चुका है और इधर विक्रमजीत सिंह चौधरी पर हाईकमान ने दोबारा भरोसा जताया है। दोनों के बीच में क्या ऐसी बात है जो चंडीगढ़ तक पहुंचाने में आपको कहीं रास्ता दिखाएगी? अकाली दल का हैट्रिक यहाँ
बनने का एक मुख्य कारण ये था कि बड़े लंबे अरसे से यहाँ 3 कॉर्नर फाइट होती थी। बीएसपी का भी बहुत अच्छा यहाँ संगठन था और मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पंजाब में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई वोट बैंक या बीएसपी पार्टी के साथ था वो फ्लोर में था। पिछली बार मेरे साथ सरदार करीमपुरी साहब इलेक्शन लड़े थे, राज्यसभा के एमपी रहे हैं और उस समय पंजाब बीएसपी के प्रेसिडेंट थे। उस समय जो उनके यहाँ चुनाव लड़ने से एक बीएसपी का बहुत भारी वोट उनको पड़ा, उसका सीधा फ़ायदा अकाली दल को हुआ था। और जैसे आप जानते हैं हमारा एरिया एनआरआई हब के नाम से जाना जाता है। पिछले इलेक्शन में बहुत सारे हमारे एनआरआई साथी जिन्होंने विदेश में बैठे हुए यहाँ आके आम आदमी पार्टी के लिए बहुत प्रचार किया था, उसका भी जो सीधा फ़ायदा है वो अकाली दल को हुआ था। और अब लोग उनकी सब चाल को समझ चुके हैं और हमें पूर्ण आस है कि आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज बीएसपी के जो हर गांव में जो वर्कर हैं, जो लीडर हैं, वो आज कांग्रेस पार्टी में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण भी ये है क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि जो बीएसपी के वर्कर थे, बीएसपी के जो लीडर थे, उनकी सुखबीर बादल ने ऊपर लीडरशिप के साथ सांठगांठ करके उनकी बोली लगा दी है और बड़ा एक रिवोल्ट है जो इनका कोalition इन्होंने किया है, जो इन्होंने हाथ मिलाया है। क्योंकि बीएसपी के वर्कर और सब सपोर्टर्स को हमेशा अकाली दल ने यहाँ कुचलने का काम किया है। और जो सबसे बड़ा मुख्य कारण बीएसपी का हमारे साथ जुड़ने का है कि जो प्रकाश सिंह बादल हैं, ये लंबा अरसा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का बनाया संविधान को मानने से इनकार करते रहे हैं। दिल्ली में जाके संविधान की जो किताब है, संविधान को वहाँ ये उसको फाड़ के उसको आग लगा के ये कहते थे कि हम ये संविधान को मानते नहीं हैं। और आज अफसोस है कि अगर आप इनका पब्लिसिटी मटेरियल देखिए, आज वोट की राजनीति के लिए इन्होंने आज बाबा साहब की फ़ोटो सबसे बड़ी करके लगा रखी है। पर आज लोग पढ़ लिख चुके हैं, लोग समझ गए हैं और इनको इस बार ये वोट बैंक जो इनका एक सपोर्ट सिस्टम ये लेके चल रहे थे, क्योंकि मोदी जी से अब इनकी दोस्ती टूट गई है और जो किसान इनके विरुद्ध हो गए हैं, जो पंथिक वोट इनसे दूर चली गई है, उसकी भरपाई के लिए इन्होंने बीएसपी के साथ जो एक कोalition किया था, उसका ये बैकफायर होने वाला है और इनको आने वाले दिन में पता लगने वाला है। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी एक और जहां कांग्रेस में मजबूत हुए हैं, वहीं दोआबा की फिल्लौर विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण बदल गए हैं। अब देखना ये होगा कि वोट बंटने का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, फिल्लौर विधानसभा। ये जो सूखे हुए पेड़ हैं, ये जो पतझड़ है, दरअसल ये वो आवाम है जो उम्मीदों के सहारे खड़ी है और एक ऐसे बसंत का इंतजार कर रही है जो उनकी ज़िंदगी को खुशहाल कर दे। लेकिन ये खुशहाली महज कहने भर के लिए है और सुनने भर के लिए है, और लोकतंत्र में चुनाव उसका सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन इस उत्सव में सबको ये भरोसा दिलाया जा रहा है, उत्सव में सबके घर खुशियां पहुंचेंगी। लेकिन अब जैसे ही चुनाव खत्म होगा, ये सूखे हुए पेड़ सूखे के सूखे खड़े रह जाएंगे और यहीं से निकलकर गाड़ियां, विधायक अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से चंडीगढ़ तक पहुंच जाएंगे और फिर शायद ही कभी यहां पर वापस लौट कर आए। लोकतंत्र हमेशा इस बात की अगवानी करता है कि जातीय समानता की बात हो, देश में एकता का भाव हो और देश में एक ऐसा समानता का भाव पैदा हो जिसमें जातीय समीकरणों के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर, विकास के आधार पर राजनीति का खाका तैयार हो, राजनीति का ब्लूप्रिंट तैयार हो। लेकिन दौर ऐसा है, आज़ादी के 7 दशक बाद भी आज जब हम देखते हैं, देश का लोकतंत्र हमेशा ये कहता है कि देश में एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जातीय असमानता न हो। लेकिन चुनाव में जब हम देखते हैं
तो राजनीति का एक ऐसा रूप हमें देखने को मिलता है जो बिल्कुल लोकतंत्र के उलट काम करता है। और लोकतंत्र के उलट ये काम है कि राजनीतिक दल जब टिकट देते हैं तो जातीय आधार को सर्वोपरि रखते हैं, जातियों को सर्वोपरि रखते हैं। फिर ऐसे में जब जब लोकतंत्र की बात होती है, जब जब भारत में जातीय समानता की बात होती है, तो राजनीति उसमें बेमानी नज़र आती है। और ये लगने लगता है कि अगर जातीय आधार ही सब कुछ है तो फिर विकास के मायने क्या है, फिर देश में एकता के मायने क्या हैं, फिर देश में एकजुटता के मायने क्या हैं। निश्चित ही विचार करना होगा और राजनीति को समझना होगा कि जातीय आधार पर नहीं, समानता के आधार पर सबको सबका हिस्सा मिले, लेकिन जातियों की खाई में इस देश को न बांटा जाए और इस देश को एकीकृत रहने दिया जाए। पंजाब से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज। हमने तुमने इस जीवन में क्या कुछ पाया बाबूजी, अपने हिस्से में तो केवल दुख ही आया बाबूजी। ये जोरू बीमार, ये भूखे बच्चे और ये झुकी कमर, हमने तो जीवन भर खटकर यही कमाया बाबूजी। आंसू तक भी जिन आँखों में आने से कतराते थे, उनमें झूठे ख्वाब सजाना हमें ना आया बाबूजी। यूं ही जीना सीख लिया है, यूं ही अब भी जी लेंगे, वो तो राम कहानी कहकर दिल भर आया बाबूजी। दरअसल जब जब चुनाव आते हैं, जिस समानता की बात होती है भारत में लोकतंत्र की, वो लोकतंत्र बौना हो जाता है। राजनीतिक दल जातीय आधार पर टिकटों का बंटवारा करते हैं और जाति की एक ऐसी खाई पैदा कर देते हैं समाज में जिसको पाटना मुश्किल हो जाता है। और ये लोकतंत्र का सबसे विद्रूप रूप है और इस विद्रूप रूप को अगर कोई मिटा सकता है तो वो राजनीतिक दल हैं। और अगर राजनीतिक दल है, ये लोकतंत्र के उत्थान की कहानी होगी जिसे लिखना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता होना चाहिए। राजनीति में कोई क्रुद्ध है, कोई युद्ध है, कहने भर को सिर्फ बुद्ध हैं और ये बुद्ध शांति का संदेश देते हैं। और शांति राजनीति से कोसों दूर है, क्योंकि राजनीति में घृणित समीकरण हैं, राजनीति में बहुत सारी ऐसी चालें हैं जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को रोज चोट पहुंचाती हैं। और शायद लोकतंत्र इतना लहूलुहान है कि राजनीतिक दल ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए आखिर क्या कोशिश की जाए। लेकिन ये कोशिशें ना के बराबर हैं और यही अवाम की सबसे बड़ी पीड़ा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज।